अभी I जितने think लोगों we ने should हमें start. अभी जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, अगर वो चैट बॉक्स में क्विकली लिखे कि वो क्यों आज ये सेशन ले रहे हैं और वो क्या जानना चाहते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है, आज वो 1 घंटा हमारे साथ रुकेंगे। सो क्विकली अगर मैं लोगों का फीडबैक जान सकूं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है सेशन से, तो जरा मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई चीज मिस कर दी हो, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी इतना बड़ा टॉपिक है जो 1 घंटे के अंदर हम कवर नहीं कर सकते। मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं सीड एटलीस्ट आपके माइंड में प्लांट कर सके कि क्या है और क्यों सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है और क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस इस वक्त दी जा रही है। सो अगर आप क्विकली मुझे इसके बारे में लोग अपना कमेंट देना स्टार्ट करें तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। Okay. Just 1 second, Saad will start the session. Ma'am Sumera. I'm sorry to interrupt you. Let Saad start the session. ओके Okay, ma'am. Assalamu alaikum to everyone. I hope I'm very audible and clear to everyone. Today we're going to be conducting another session for the virtual preparatory classes for CPHQ, that is the Certified Professional of Healthcare Quality. ये एक यूएस बेस्ड जो है वो एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है जिसकी हमारा जो गिविंग बैक टू फार्मेसी पाकिस्तान है, इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट preparatory classes for the online exam. So today's speaker is Dr. Sumaira Khan. She is currently the head of pharmacy at Tabba Heart Institute of Karachi, a very auspicious institute. She has earned her bachelor's of pharmacy, and she is also a certified professional in healthcare quality as CPHQ. She has also received a designation of diplomat from the Pharmacy Leadership Academy of ASHP, that is American Society of Hospital Pharmacists. And currently, she is enrolled in the master's program in healthcare quality and patient safety from John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. So let's go over to Ma'am Sumera, and let's continue on from there. Ma'am Sumera, over to you. Okay ji, thank you very much Saad. Assalamu alaikum to everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि आज कुछ मेरी तबीयत ऑफिस से वापस आने के बाद खराब हुई है, थोड़ा फ्लू का अटैक हुआ है। अल्लाह करे कि ये सीजनल ही हो, आगे कुछ ना हो। सो आज एनर्जी थोड़ी सी लो है, अदरवाइज मैं काफी एनर्जी के साथ अपने सेशंस लेती हूँ। सो मैं पहले ही आपसे माजरत कर रही हूँ कि अगर मैं कहीं पे लॉस्ट हो जाऊँ, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक हमारे पास जो मुझे नजर आ रहे हैं 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम आगे बढ़ने से पहले क्विकली अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स लिखे, जस्ट वर्ड में लिखे कि आज वो क्यों ये सेशन लेना चाहते हैं और पेशेंट सेफ्टी के बारे में वो क्या जानना चाहते हैं और CPHQ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो मुझे हेल्प हो जाएगी अपनी फर्दर प्रेजेंटेशन को कंस्ट्रक्ट करने में। सो आई अप्रिशिएट कि अगर नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर हम क्विकली कुछ रिस्पॉन्सेस को पढ़ लें और रिव्यू कर लें। सो प्लीज गो हेड माय डियर फार्मासिस्ट। Ma'am, should I read them aloud? प्लीज डू दैट। मेरी आवाज नहीं आ रही सही? नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, बट जस्ट टू कंफर्ट यू मैंने सोचा मैं इनको रीड आउट कर देता हूँ। प्लीज कर दो, डू दैट। ओके मैम। So ji, the first response is from Gul Sanobar. She says, hello Dr. Sumera, I'm a patient safety advocate and want to learn from the experts like you in the field. Okay. This next one is from Saad Salman. He says, Assalamu alaikum. I would like to attend this session to avoid medication errors and to prepare for the CPHQ examination. Oh, wonderful. Savat Latif says, to improve the quality of care. Okay. And that's about it. ठीक है जी, ठीक है, दैट्स इनफ। चले हम अपना सेशन, ठीक है, हम इसको अपने सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, आई एम सॉरी, मैं जरा पानी की ब्रेक मैंने ले ली थी। ओके, हम मुझे कुछ ऐसी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करनी।
पेशेंट सेफ्टी जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और वो ये कहता है कि जब भी कोई मरीज अस्पताल में दाखिल होता है तो उसको उसका अगर आप स्ट्रेट पाथ देखें, वो आए, वो डॉक्टर्स को देखे, वो एडमिट हो, उसका प्रोसीजर हो, वो डिस्चार्ज हो टाइमली, उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाए और वो हैप्पीली घर जाए और उसका रीएडमिशंस भी ना हो। ये एक हैप्पी फ्लो है हेल्थ केयर में, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा बहुत ज़माने से नहीं हो रहा था। मगर सडनली ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को पता लगा कि जितने लोग हवाई जहाज के एक्सीडेंट से नहीं मर रहे, मगर जब वो अस्पताल में एंटर होते हैं अपने इलाज के लिए, वहां जो उनको केयर प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं, या फिर उनके साथ कोई बहुत मेजर सेटबैक्स हो रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई सेंटिनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हम कहें परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो रही है, या हम उनको कहें कि उनके रीएडमिशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ रहे हैं। तो जो CPHQ का मकसद है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक USA बेस्ड प्रोग्राम है और जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, जेनेट ब्राउन को पढ़ेंगे या HQ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें USA की रिफ्लेक्शंस नज़र आएंगी और आप उस प्रैक्टिस को अपने मुल्क में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो लोग जो भी जॉइंट कमीशन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं तो वो फिर भी थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे इन प्रैक्टिसेस को लेके, मगर जो नॉन जॉइंट कमीशन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि जो बात वो पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस होती हुई नजर नहीं आ रही। तो आपको पता है जो USA का हेल्थ केयर है वो सारा का सारा इंश्योरेंस बेस है। वहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, टैक्स पेयर की मनी को बहुत वैल्यू की जाती है और उसी को लेके हॉस्पिटल्स को रिइंबर्समेंट्स दी जाती हैं। जब आप बिल क्लेम करते हैं मरीज का तो उसके बाद फिर आपको रिइंबर्समेंट्स दी जाती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो अवेयरनेस डेवलप हुई, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर कि हम करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो हमारा सिस्टम जो है वो पैसे दे रहा है हॉस्पिटल्स को, मगर उसके बावजूद इतनी डेथ्स हो रही हैं। देन उसके बाद ये सारे के सारे सिस्टम्स डेवलप हुए, जितनी पेशेंट सेफ्टी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर AHRQ है, IHI है, ECRI है, ISMP है, ये सब अब एक लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी की बात है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस सेशन के जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको पेशेंट सेफ्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं चाहूँगी कि मैं बता सकूँ कि वो है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर में क्या है, और कुछ टूल्स जो है वो RCA और FMEA क्या होते हैं, और हमारा जो एग्जाम है उसमें सवाल किस किस्म के आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि ये पेशेंट सेफ्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये जो डेफिनेशन है, सो एज लॉन्ग एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन, हेल्थ केयर नेवर बी फ्री ऑफ एरर्स, बट इट कैन बी फ्री फ्रॉम इंजरी। जहां कहीं पे भी इंसान काम करेगा, ये हमारा मानना है, साइंस के अंदर है, अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये बात बहुत कॉमनली बोली जाती है, टू अर्र इज ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती होगी। अगर हमने सारे प्रोसेसेस इंसान के ऊपर छोड़ दिए कि ये एक मरीज को जो है वो दवा कैसे देनी है, उसको डायग्नोसिस के वक्त क्या क्या सवाल पूछने हैं, अगर उसकी कोई कंडीशन हो जाए तो उसको कौन सा टेस्ट देना है, टेस्ट का रिजल्ट का किस टाइम पे उसके इंटरप्रिटेशन होनी है, और अगर उसका टेस्ट कोई क्रिटिकल रिजल्ट आ गया तो उसको कब बताना है। अगर ये सब हमने इंसान की मेमोरी पे छोड़ दिए तो लोग हमारे अस्पतालों में आके मरते रहेंगे या किसी शदीद नुकसान को फेस करेंगे। इसलिए CPHQ की जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो वो क्वालिटी प्रोफेशनल को देना चाहता है, वो ये कहता है कि टू अर्र इज ह्यूमन। आपको एक हेल्थियर सेफर सिस्टम बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करें। आपके प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने रोबस्ट होने चाहिए कि जो भी उसमें से गुजरे उस प्रोसेस से ही एरर ना हो।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलिए बताते हैं कि टू अर्स ह्यूमन में हुआ क्या, हम आगे जाके बात करेंगे। हॉस्पिटल डेथ्स रिलेटेड टू प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स वाज पॉसिबली ग्रेटर देन 98,000 पर ईयर। जब ये पता लगा कि ये तो एक जंबो जेट के गिरने से भी ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, तो पूरे यूएसए के अंदर हलचल मच गई। इनफैक्ट पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि मेडिकल एरर्स, में मेडिकेशन एरर्स नहीं बोल रही हूँ इसमें, ये टर्म पे आप गौर करें। मेडिकल एरर्स कौन कौन से होते हैं? वो डायग्नोस्टिक एरर्स हो सकते हैं, वो लैब एरर्स हो सकते हैं, वो मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं, वो रॉन्ग सर्जरी के एरर्स हो सकते हैं। सो मेडिकल एरर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टर्म है, और उसकी एक एक फॉर्म है क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं और हमारा स्कोप जो होता है वो मेडिकेशंस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो मेडिकेशन एरर उसकी एक फॉर्म है। सो मेडिकल एरर इज अ लॉन्ग बिग टर्म, कि अगर आपके पास ईआर में एक पेशेंट आया और उस वक्त आपने उसकी असेसमेंट सही नहीं की, और आप उसको इंफॉर्मेशन को रिलेट नहीं कर सकते क्लिनिकल एविडेंस की वजह से, और वो पेशेंट क्रैश हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ये एक नेचुरल डेथ नहीं होगी, ये एक मेडिकल एरर होगा, क्योंकि आपने सारा कुछ इंसान की मेमोरी के ऊपर छोड़ दिया। सब उसने ही इसको रिव्यू करना है, इसको चेक करना है और उसको बताना है। तो बहरहाल यहाँ से जो मैं कह रही हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी हुई है इस किताब के छपने के बाद। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होती हैं। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं। और जब मैं लीडरशिप का कोर्स पढ़ रही थी तो मुझे ये बात बताई गई थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो उसका साइज होता है। जितनी बड़ा साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी ही ज्यादा होती हैं। वी नीड टू हैंडल द मोर नंबर ऑफ पीपल, उनके बिहेवियर्स को मैनेज करना, उनके एटीट्यूड्स को मैनेज करना, और अक्रॉस द बोर्ड स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस करना इज अ ग्रेट ग्रेट चैलेंज। और ये तभी हो सकता है जब किसी भी इदारे की लीडरशिप स्ट्रांग हो। पेशेंट सेफ्टी में और आप, बेशक हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं, और हमें ये भी बताया गया कि लीडर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक हॉस्पिटल के सीईओ हो। लीडरशिप तो एक एम है कि अपनी चीजों को सही तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो आप लीडर हैं उस जगह के। मगर मैं ये जो कॉन्सेप्ट बात कर रही हूँ, ये ट्रू लीडरशिप है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हॉस्पिटल के साथ कमिटेड नहीं होगी, हम पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज को कभी एड्रेस नहीं कर सकते। सो इसमें वो यही बात कह रहे हैं कि फॉर द लीडरशिप टीम टू बी इन्फॉर्म्ड एंड एजाइल इन देयर परसूट ऑफ एक्सीलेंस, दे मस्ट understand the concept of organization as complex system, leadership, culture, strategic planning, change, innovation and creativity. ये जो बात हो रही है चेंज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्यों बात हो रही है? आज अगर आप देखें डिजिटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, और आई एम श्योर कि अगले 5 साल में जो लोग सीपीएचक्यू का पेपर दे रहे होंगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ सवाल डिजिटल हेल्थ के होंगे। मैंने 2007 में दिया, 2007 में सॉरी 17 में दिया, 17 में डिजिटल हेल्थ का कोई जिक्र ही नहीं था। सो चेंज, दुनिया में क्या हो रहा है, करंट प्रैक्टिस क्या हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो रही है, इनोवेशन आपको लानी होगी अगर आपने अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेस को रिबस्ट करना है। क्रिएटिविटी, ओपन माइंड के साथ सोचे। एक प्रॉब्लम अगर पॉलिसी में लिख दी गई है तो हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं, मैंने अपने 18-20 साल के करियर में सीखा, ये नहीं हो सकता जी क्योंकि ये पॉलिसी में लिखा है। ओ कम ऑन, पॉलिसी कोई खुदा ना खास्ता कुरान का सहीफा नहीं है। पॉलिसी कैन बी चेंज, पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं। आपको पॉलिसीज नए आने वाले वक्त के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और चीजों के साथ चेंज करनी होगी अगर आपने अपने सिस्टम्स को सिफर बनाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहता है the degree to which health services for individual or population increases the likelihood of desired health outcome and are consistent with current professional knowledge. बेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना, मैं नहीं जानती, कि जो क्वालिटी प्रोफेशनल हैं जब भी उनके पास कोई क्वेरी आती है या उनसे काम किया जाता है तो वो सबसे पहले अल्फाज पूछते हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इसका क्लिनिकल एविडेंस क्या है। हेल्थ केयर के अंदर हम किसी का इलाज ये नहीं कह के कर सकते कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है या मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि इस काम को ऐसे किया जाता है तो पेशेंट सेफ रहता है। नो, ऐसा हो रहा है, आपकी फार्मेसी में हो रहा है, आपके हॉस्पिटल में हो रहा है,
तो गलत हो रहा है। एज अ लीडर, एज अ CPHQ प्रोफेशनल आप आगे बनने जा रहे हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, लिटरेचर क्या कह रहा है आपको, करंट चीजें आपकी क्या कह रही हैं, तभी आप किसी इन्वायरमेंट को सेफ कह सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर पेशेंट सेफ्टी जो है वो इंश्योर हुई है। अगर अभी साथ किसी को कुछ बात पूछनी है, कोई बात करनी है, तो मैं भी जरा पानी का ब्रेक ले लूं। या श्योर मैम, मैं देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई रेड इट आउट। श्योर। हम आगे बढ़े। हेलो मैम, हाँ जी, हम हमाद मेमन से एक क्वेश्चन है। He asks, what are the tips for selecting references? मेरे ख्याल से जिस वक्त मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ये सवाल मैं तो कर सकती थी कि मैं रेफरेंस कहाँ से ढूंढूंगी। आजकल तो पूरी दुनिया आपके हाथ के अंदर है। सो जस्ट गूगल इट, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, जस्ट गूगल इट। गूगल स्कॉलर पे जाएं, गूगल स्कॉलर पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अपने आप को किसी भी अच्छे जर्नल आदत डालें अभी से। ASHP है, FIP है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो फार्मासिस्ट के लिए काम कर रही हैं। कोई भी आदत डालें कि एक जर्नल, एक आर्टिकल आपने एक महीने में जरूर पढ़ना है। आप अगर ये आदत डाल लेंगे तो आप सोचिए आपने 12 साइंटिफिक आर्टिकल्स रीसेंट फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर पढ़े, और जैसे जैसे आपका करियर ग्रो करता रहेगा, जिस फार्मासिस्ट मैं कहती हूँ अगर किसी ने 200, 400, 500 आर्टिकल पढ़ लिए, सो वो तो इट सेल्फ ही अपने अंदर एक क्वालिटी का लीडर बन जाएगा। सो रेफरेंस के लिए अगर मुझे भी कोई चीज़ अभी ढूंढनी होती है, द फर्स्ट थिंग मैं जो हूँ अपने गूगल स्कॉलर पे जाती हूँ। आप लोग सब अगर जॉब कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आई एम श्योर आपकी लाइब्रेरीज होंगी। सो अपने लाइब्रेरियन से जाके मिले कि हम आर्टिकल सर्च कैसे कर सकते हैं। और मैं सरवत से बोलूंगी कि अगर आप ये सेशन फार्मासिस्ट के लिए अरेंज कर सकें, किसी से पूछ के कि आपने आर्टिकल्स को ढूंढना कैसे है, रेफरेंसेस आपने ढूंढने कैसे हैं। सो ये हमें नहीं बता सके, मगर ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो जो मैं कहूंगी कि यंग फार्मासिस्ट को बहुत इससे हेल्प हो सकती है, तो वो जरूर देखें। ओके जी, अच्छा जी, अब हम इसमें आते हैं जो 6 एम जो है ना, जब जब ये सब चीजें हो गई, जी हेल्थ केयर ने कह दिया, US ने बजट दे दिया, बजट के बाद एक फॉर्मल रिसर्च कमेटीज बनाई गई, एजेंसी ऑफ हेल्थ रिसर्च बनाई गई, AHRQ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो वेबसाइट्स आप नाम सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगी अगर आप वाकई क्वालिटी प्रोफेशनल बनने के लिए एम कर रहे हैं, तो इन वेबसाइट्स को आपने विजिट करना है। आगे मैं आपको इनके नाम भी बता दूंगी, आपको इनको रीड करना, ये सब एक्सेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके माइंड को ट्रेन करेगा कि किस किस्म की आजकल बात हो रही है, इस वक्त करंट चैलेंज दुनिया का क्या है, और क्वालिटी प्रोफेशनल इस वक्त किस किस चैलेंजेस से गुजर रहा है। बेशक हमारे पास क्वालिटी प्रोफेशनल की उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वक्त जैसे कि USA में है। मुझे नहीं पता कि UAE में कितनी है, पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है अभी। फार्मासिस्ट के लेवल पे मैं कहूंगी कि काफी लिमिटेड है, मगर आपको ये तभी पता लगेगा जब आप इन वेबसाइट्स पे जाना शुरू करेंगे, और फिर जब आप वापस अपने सिस्टम्स में देखेंगे, तो आप खुद को अंदाजा करेंगे कि हमारे भी ऑलमोस्ट यही चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो 6 एम्स की बात की गई है, अच्छा ये 6 एम्स आपको पता भी होने चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपना CPHQ का एग्जाम दिया था, तो मेरे पास इसका सवाल आया था। सबसे पहले सेफ केयर होना चाहिए। सेफ केयर, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प देम। सेफ केयर कैसे होगा? जब किसी हॉस्पिटल के अंदर जस्ट कल्चर होगा। जस्ट कल्चर का नाम सुना है किसी ने? कोई बता सकता है? ओके, जस्ट कल्चर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया क्योंकि अमेरिका में जितने भी गुरुज हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने देखा कि लोगों को जॉब से निकाल के भी देख लिया, लोगों को डांट लगा
के भी देख लिया, उनको रेप्रिमांड करके भी देख लिया, उनको जेल भेज के भी देख लिया, मगर एरर्स कम नहीं हो रहे। प्रॉब्लम क्या है? हम में से जितने भी लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, हम में से कोई एक बंदा भी ये एम करके जॉब पे नहीं जाता कि आज हमने 4 मेडिकेशन एरर्स करने हैं और 2 लोगों को मारना है। हम क्या, कोई भी नहीं जाता, ना डॉक्टर जाता है ना नर्स जाता है, मगर स्टिल ऐसा हो रहा है। स्टिल ऐसा हो रहा है कि हमारे सामने गलत चीजें हो रही हैं, मगर हम बात नहीं करते। हमें बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर है हमारा सुपरवाइजर हमारे साथ सख्ती से बात करेगा, हमारी प्रमोशंस रोकेगा, हमें ह्यूमिलेशन करेगा, हमारी ह्यूमिलेशन करेगा। तो जस्ट कल्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि आप सेफ डिस्क्लोजर्स जिसको कहते हैं, कि आप अगर देखते हैं कि आपका कंसल्टेंट है वो हाथ धो के मरीज के पास नहीं जाता, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन लग सकता है, तो आप नर्स हैं या आप फार्मासिस्ट हैं, राउंड पे खड़े हैं, आप उसको कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, आपने उस बेड से इस बेड के ऊपर आप आए, आपने अपने हाथों को स्क्रब नहीं किया, वॉश नहीं किया। तो ये जो फियर है ना, सीनियरिटी का फियर, वो मुझे डांट देगा, मुझे स्कोल्ड कर देगा, तो सेफ्टी के लिए बात सबने करनी होगी। और अगर हम कोई सेफ्टी कंसर्न अपने वार्ड में, अपनी फार्मेसी में, अपने हॉस्पिटल में डिस्क्लोज करेंगे, तो वो हमारे अगेंस्ट नहीं की जाएंगी, एक नॉन प्यूनिटिव कल्चर होगा। मगर अगर कोई सेफ्टी की बात करेगा तो उसे सेफ्टी चैंपियन डिक्लेयर किया जाएगा और उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, और जितने भी इस वक्त नए इंस्टीट्यूशन है, या मैं अभी जॉन्स हॉपकिंस से रिसेंटली जो मास्टर्स कर रही हूँ, उसके अंदर बहुत कंटेंट जो है जस्ट कल्चर के बारे में पढ़ाया गया। अभी भी यूएसए का सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है कि लोग ओपन होके, फियरलेस होके सेल्फ रिपोर्टिंग करें, कि आज अगर मुझसे मेडिकेशन एरर हो गया तो मेरे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि मैं खुद जाके अपने सुपरवाइजर को बताऊं कि मुझसे आज मेडिकेशन एरर हो गया है। जब तक हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं होगी, मसला क्या है कि जब आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब हमारे पास बेसलाइन डेटा ही नहीं है किसी चीज का कि हमारी फार्मेसी में कितने मेडिकेशन एरर्स होते हैं, जब हमारे पास डेटा ही नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में कितने इन्फेक्शन से डेथ्स हो रही हैं, तो हम इम्प्रूव किस तरह से अपने अंदर हम इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे? सो सबसे पहला एम है सेफ केयर, अवॉइडिंग हार्म मरीज को जब रोकेगा जब जस्ट कल्चर का कॉन्सेप्ट होगा, और फ्रॉम हाउस कीपिंग टिल द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल सब लोग जस्ट कल्चर पे बिलीव करेंगे और सब रिपोर्टिंग को इनकरेज करेंगे और नॉन प्यूनिटिव कल्चर होगा। दूसरी चीज है इफेक्टिवनेस के हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर होनी चाहिए। आप जब सीपीएच को पढ़ने बैठेंगे, आप जेनेट ब्राउन को पढ़ेंगे, एचक्यू सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, तो आपको बार बार ये आएगा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और क्लिनिकल पाथवेज क्या है। तो एक मरीज को तभी इफेक्टिवनेस किसी इलाज पे जब भी इफेक्ट आ सकते हैं जब उसका एक साइंटिफिक तरीके से नॉलेज को इस्तेमाल किया गया, उसका इलाज किया हो। अगर हमारे पास एक पेशेंट एसीएस का आता है, तो अगर हम उसको एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल 3 महीने के साथ नहीं देंगे, हम क्यों दे रहे हैं उसको साथ? क्योंकि हमारे पास एविडेंस मौजूद है इस बात का कि अगर इन मरीजों को ये दवा साथ दी जाए 3 महीने तक, तो इनको थ्रोम्बस नहीं बनेगा, इनको एमआई नहीं होगा। तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन कहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम से रिलेट कर रही हूँ कि जिन हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम फुली सोली अपनी कमिटमेंट के साथ इम्प्लीमेंटेड है, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इन्फेक्शंस का लोड, एंटीबायोग्राम उनके इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो पेशेंट की कॉस्ट ऑफ थेरेपी है वो कम हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लिनिकल डिसीजंस लिए जाएं वो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस करते हो। पेशेंट सेंटर्डनेस क्या है? कि आप मरीज को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करें। आपको आपके नज़दीक आपका मरीज आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। वो जो भी आपसे सवाल करना चाहे आप उसको सवाल का जवाब दें। आपकी सारी जो केयर है वो उसके ऊपर होनी चाहिए कि वो इस वक्त तकलीफ में है, वो परेशानी के अंदर है, तकलीफ में है, वो परेशानी में है। इसको पेशेंट सेंटर्डनेस कहते हैं। आप सिर्फ इस वर्ड को डालेंगे, गूगल करेंगे पेशेंट सेंटर्डनेस, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको कितने आर्टिकल्स मिलेंगे कि पेशेंट सेंटर्डनेस या पेशेंट सेंटर्ड केयर के ऊपर कितना काम हो रहा है दुनिया के अंदर। टाइमली केयर, कोई
भी प्रोसेस हम करेंगे उसका टाइम पे खत्म होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर को दिखाने आए हैं तो 5 घंटे तक आप डॉक्टर ही क्लिनिक में बैठे रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि स्टैट ऑर्डर का टाइम 45 मिनट्स में है तो वो 2 घंटे बाद मरीजों को मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्चार्ज की मेडिकेशन के लिए मरीज बैठा है तो 45 मिनट्स या कोई भी आपने टाइम कमिट किया हुआ है वो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मिलेगी। हर सर्विस, हर प्रोसेस जो है वो मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइमली सर्विस नहीं दी, ये टाइमली सर्विस ना देना किसी भी एडवर्स इवेंट के अंदर एंड अप हो सकता है। सेप्सिस के अंदर अगर कहा गया है कि विद इन 1 आवर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है और अगर 2 या 3 घंटे बाद उसको एंटीबायोटिक पहुंचाएंगे तो क्या होगा उस मरीज के साथ? उसके साथ कोई ना कोई एडवर्स इवेंट हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने कहा है कि कैथ में जाने से पहले क्लोपिडोग्रेल 300 mg मरीज को दी जाएगी और अगर आप उसको कैथ जाने से पहले उसको देना भूल जाएंगे, उसका प्रोसीजर कैथ लैब में जाने से डिले हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसको बीच में एमआई हो सकता है। सो टाइमली चीजों का हेल्थ केयर के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इससे रिलेट है, सेफ्टी इससे रिलेट है, आपके बिजनेस इससे रिलेट है। हम भी कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो जहाँ हम किसी होटल रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जाएंगे, हमें वो जगह ज्यादा अच्छी लगती है जहाँ हमें टाइमली सर्विस मिले। अगर हम 2-2 4-4 घंटे वहां वेट करना पड़े और वो लोग भी हमसे अच्छे से बात ना करते हो, आप खाना भी अच्छा ना हो, एनवायरनमेंट भी सेफ ना हो, तो हमें वो जगह अच्छी नहीं लगेगी, हम फिर दोबारा वहां कहीं नहीं जाएंगे। तो जो पेशेंट सेफ्टी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के ऊपर भी बहुत काम करते हैं कि आप जब पेशेंट सेंटर्ड केयर देते हैं तो आपको अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मरीज खुद बोलता है कि यार ये फार्मेसी बड़ी अच्छी है, लोग बड़े अच्छे हैं, ये अस्पताल बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। एफिशिएंट, डेफिनेटली जो एफिशिएंट है, अगर हमारा कोई भी काम हो रहा है और हम जाके अपने सुपरवाइजर से बोलें कि सर ये काम तो टाइम पे हो नहीं सकता, इसके लिए मुझे 2 बंदे चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त एफिशिएंट रिसोर्स, एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं कि जब हमने कोई काम विदाउट एडिंग ऑफ रिसोर्स किया, कंप्लीट किया टास्क को, वो एफिशिएंट काम होता है। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, अपना प्रोसेस हमेशा रिव्यू करना होगा। सीपीएच एज इन सीपीएचक्यू में बात कर रही हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि भाई एक काम में बहुत डिले हो रहा है और आपका डायरेक्टर कहता है आप सीपीएचक्यू हैं और आप बताएं कि इस सिस्टम में मैं कैसे एफिशिएंसी लेकर आऊं, तो आप सडनली उसको ये नहीं कह देंगे कि सर 4 लोग हायर करके दे दें और जो है ना सिस्टम में एफिशिएंसी आ जाएगी। मगर आप सबसे पहले कहेंगे ठीक है मैं इसके प्रोसेस रिव्यू करता हूँ कि इस प्रोसेस में वेस्टेज कितनी है या प्रोसेस की वजह से तो नहीं इनएफिशिएंसी हो रही है। सो ये किस्म के स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको देने होंगे, जैसे बीपीआर का वर्ड मैंने यूज किया, इसको बिजनेस प्रोसेस रिव्यू कहते हैं। और आप हर चीज के लिए आप रिसोर्स नहीं मांग सकते। इक्विटेबल रिसोर्स जो भी आपके पास आए, आपने उसके बारे में ये नहीं सोचना कि वो आपका रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, आप उसका फेथ क्या है और वो ब्लैक है वाइट है वट, आपके पास वो आ जाता है, वो आपका पेशेंट है, आपने उसको इक्वल केयर देना है और उसका एक्सेस बिल्कुल वैसे अनबाइस्ड एक्सेस होना चाहिए केयर का। मैं अभी जो जॉन्स हॉपकिंस के अंदर से मास्टर्स कर रही हूँ, सो मुझे ये पढ़ के मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो रेसिज्म, हेल्थ केयर रेसिज्म आप गूगल करके देखिएगा तो यू बी शॉक टू रीड इट कि ये नंबर 6 पे इक्वेटेबल क्यों डालना पड़ा इनको, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे ब्लैक्स हैं जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, वो ईआर का उनको एक्सेस ही नहीं है, वहां उनको कोई देखता ही नहीं है। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास इसका डेटा नहीं है तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। सो ये जो है 6 एम्स ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और इसका एक सवाल आपके सीपीएचक्यू एग्जाम में जरूर आएगा। साथ में यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, प्लीज अगर किसी को कोई सवाल करना है तो प्लीज राइट डाउन कर दे। Okay, ma'am.
Ma'am, I have a question. साथ पूछो. Ma'am, the whole terrific presentation और जो 6 aims of health के improvement है, they're quite self-explainable as well. So ठीक I है. wanted to ask, let's rewind ourselves back into the past. तकरीबन let's say हम Feb to April 2021, 2020 की बात करें, ठीक है? When the world was going crazy और जो हमारे पास कोविड के बिल्कुल नए-नए ज़माना था, हर जगह जो है वो अ, एक लॉकडाउन था, एक अनसर्टेनिटी थी, लोगों को कुछ पता नहीं था, समवन मतलब वो जो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप डॉक्टर्स होते हैं ना, दैट काइंड ऑफ के ये खा लो, सेना के लीव्स का वो बना के पी लो, कोरोना भाग जाएगा, इस चीज़ के धुएँ ले लो, इससे भाग जाएगा. I was thinking कि at that time as a healthcare professional, how would we या how far would we implement these 6 aims for healthcare improvement in that setting? यानी अगर मैं अपना सवाल को generalize करूँ, तो how would we implement these 6 aims for healthcare improvement in an experimental setting when there is no data available for our देखो ये तो हम नहीं कह सकते कि इलाज का डाटा तो तुम सही कह रहे हो कि मौजूद नहीं था, मगर बचना कैसे है उसका डाटा हमारे पास मौजूद था. सो जो सबसे पहली क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल की बात है, जिसको मैंने कहा ना, तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिस देखनी होगी. जैसे मेरे पास कोई भी अगर कोई आता था कि मैं ये हो गया, मैं कहती सीडीसी क्या कहता है. आपको पता है सीडीसी ने क्या बात की? सीडीसी ने नहीं कहा. सो एटलीस्ट एज अ क्वालिटी प्रोफेशनल या एफडीए ने क्या कहा, या कोई भी यूरोपियन की कोई जो मेजर सोर्स है उसमें क्या क्या, या लेंसेट के जर्नल में क्या छपा है इसके बारे में. सो जो मैंने आपसे बात की है ना, कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब बात करने जा रहे हो तो आपको अपनी नॉलेज जो है वो साइंटिफिक रखनी है. आप कैसे अपडेट करोगे अपनी नॉलेज को? आपको पता है कि आपने अपने आप को किसी भी अच्छे इसको मैं क्या कहूँगी, अच्छे से अच्छा सा वर्ड, क्रेडिबल रिसोर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने आप को रिलायबल उस पर रिलाय करो. देखो जिंदगी में कभी भी आपको कोई काम करना होता है, ये हमें लीडरशिप के कोर्स में पढ़ाया गया था. तो आपको अगर अच्छा बनना है तो आपको अपने गिर्द अपना कोई अच्छा मेंटोर ढूंढना होगा. आप उस मेंटोर की कॉपी नहीं कर सकते, मगर उसकी जो अच्छी ट्रेड्स हैं वो आपको अडॉप्ट करनी होंगी. इसी तरीके से अगर मैं साइंटिफिक नॉलेज की बात करूं, कि अगर तुम समझते हो, जो बच्चे समझते हैं कि उनको अपने आप को नॉलेज को इम्प्रूव करना है, तो उनको कोई ना कोई अच्छी ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना होगा और उस पर उसको ट्रस्ट शो करना होगा, उसको रीड करना होगा कि वो क्या बात करते हैं. और तुम्हारी हर बात के अंदर, तुम फार्मासिस्ट हो, तुम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तुम्हारी वेग बात हो ही नहीं सकती. तुम्हारी हर बात एविडेंस बेस होनी चाहिए. ये मैं तुम्हें बात ये मेरा तुम्हें मैसेज है कि हर चीज का एविडेंस होना चाहिए. अगर मेरे पास कोई भी बात कहता था ये आप ऐसा हो गया, मैं कहती इसका रेफरेंस मुझे दे दीजिए, अदरवाइज मेरे नजर की इन्फॉर्मेशन इनवैलिड. एंड बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी मैं. और अगर मेरे पास रेफरेंस आ जाता था, मैं बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ उसको एक्सेप्ट करती थी और अपोलोजाइज करती थी. सो दिस इज द वे आई डू माई थिंग्स एज अ प्रोफेशनल, एज अ क्वालिटी प्रोफेशनल. आई होप कि Thank मेरी you बात so आपको much, समझ ma'am. आई. जी, जी, ma'am. ठीक है, It's ठीक है. crystal clear. Ma'am, shall we move on to the next slide? श्योर 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 साथ. अच्छा, ये जो डेफिनेशंस है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. जैसे मैंने मेडिकल एरर्स का कहा है, मेडिकल एरर्स क्या है? मेडिकल एरर्स प्रिवेंटिव. साथ रीड कर दोगे प्लीज? Sure, ma'am. Important concepts of patient safety. The first one is medical errors. Medical error is a preventable adverse effect of medical care, whether or not it is evident or harmful to the patient. For example, improper transfusions, misdiagnosis, under and over treatment, surgical injuries and wrong site surgery, suicides, restraint related injuries or death, falls, burns, pressure ulcers, and mistaken patient identity. The second one is adverse event, for which we can have any injury that is caused by medical care. Third one is a sentinel event. A sentinel event can be defined as a patient safety event that results in death, permanent harm, or severe temporary harm. Near miss. Near miss is a potential medical error which is caught prior to the administration to a patient. For the fifth one is root cause analysis, which is a reactive approach.
and it is defined as approach, tools, and techniques utilized to determine what is the root cause of the problem. Last one is FMEA, which is a proactive approach, and it is done before an adverse event could occur. थैंक यू साद। देखो मेडिकल एरर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या हैं। आपने ब्लड मैच नहीं किया, गलत ट्रांसफ्यूजन लगा दिया, वहीं की वहीं मरीज की डेथ हो गई, मिसडायग्नोज कर दिया उसको, और पता लगा उसको। मैं अपनी वालदा को मैं बताऊं आपको, उनको CA pancreas diagnosed हुआ एंड शी वाज इन इमेंस पेन फ्रॉम 6 months, और मैं उनको पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेके जाती रही कि उनका बैक एक है। किसी डॉक्टर ने उनको पेन किलर्स लगाते रहे, उनको ये कहते रहे कि वो डायबिटीज का पेन, बैक पेन से कोई ताल्लुक नहीं है। और बिल्कुल जिस वक्त लास्ट उनकी तकलीफ से बस हो गई तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दो। वहाँ CT स्कैन हुआ तो पता लगा कि उनको जो है वो CA पैनक्रियास है और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। बहरहाल बड़ा मेडिकल के थ्रू ये मेडिकल एरर की बड़ी हॉरिबल जर्नी है जिससे मैं खुद गुजरी हूँ, और पेन्स मैंने देखे हैं इसके कि मैं जो डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ वो कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि एक मरीज का वेट इतना तेजी से लॉस हो रहा है। एक मरीज परसिस्टेंटली कंप्लेन कर रहा है बैक की, मगर वो उसको पेन किलर दे रहा है और उसका सिर्फ डायबिटीज का इलाज कर रहा है। सो ये मैं आपको बता रही हूँ। अंडर एन ओवर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। आप उसे कल्चर कराएं जो बेस्ट प्रैक्टिस कहती है, मगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पहले शुरू कर दी, ठीक है आपने शुरू कर दी, मगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक फाइनेंशियल बर्डन भी है उसके ऊपर, और आप बिला वजह में आप उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से एक्सपोज कर रहे। सेम अंडर में कहूंगी, जिसको जरूरत है उसको आप दे नहीं रहे, जिसको नहीं जरूरत है आप उसको दे रहे हैं। रॉन्ग साइड सर्जरीज हो रही हैं लोगों की, पेशेंट बेड दवाइयां दी हुई होती हैं उनको, सेडेटिव्स को, और किसी फैमिली को काउंसिल नहीं करते कि फॉल हो सकता है, वो वॉशरूम चला जाता है, वो गिर जाता है नीचे। तो ये सारे के सारे मेडिकल एरर्स में आते हैं। तो जो आपका एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम के अंदर आपके पास सवाल ऐसे ही आएगा कि आप फला हेल्थ केयर के अंदर काम करते हैं, वहां का डायरेक्टर जो है वो फॉल का, उसके रिवॉर्ड का रेट बहुत ज्यादा है, तो उस फॉल के रेट को वो क्वालिटी प्रोफेशनल को साथ वो डिस्कस करना चाहता है। तो आप बताएं कि आप उस फॉल के रेट को कैसे कम करेंगे। तो यहाँ क्वालिटी प्रोफेशनल का काम स्टार्ट होता है। तो आपके सवाल भी इसी किस्म के आएंगे। इसके अंदर एडवर्स इवेंट जो रूट कॉज और FMEA है, इसका तो सवाल मस्ट है, आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे डिटेल टॉपिक हैं सेपरेटली, मैं सिर्फ डेफिनेशन में बता रही हूँ कि रूट कॉज जो होता है वो रिएक्टिव अप्रोच होती है। अगर कोई चीज हो गई, अब मैं आपको बताऊं, मैं पिछले जिस हॉस्पिटल में थी वहां पे पैरालाइजिंग एजेंट रखा था स्टैट, उसके साथ ऑर्डर के साथ। मरीज जो है रिकवरी से बाहर निकली, नर्स आई, नर्स ने देखा अरे इसको स्टैट ऑर्डर इसको लगा नहीं है, उसने उसी वक्त उसको पेशेंट को दवा लगा दी। अब मुझे नहीं पता पैरालाइजिंग एजेंट के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। पैरालाइजिंग एजेंट जो है वो एक हाई रिस्क मेडिकेशन है, और वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया के लोग दे सकते हैं, और इंट्यूबेशन जरूरी है अगर आप उसको दवा। अगर एक नॉर्मल पेशेंट को अगर आपने दे दी तो उसके तो लंग्स पैरालाइज हो गए, वो तो शुक्र है कि वो रिकवरी में थे, उसको इमीडिएटली जो है वो वापस से OT लेके गए और वहां जाके उसको इंट्यूबेट किया। तो इस किस्म के इंसिडेंट अगर हो जाए तो ये फिर इसका RCA हुआ, ये रिएक्टिव अप्रोच है। इंसिडेंट हो गया, वो तो बच गई पेशेंट लकीली, अदरवाइज अगर नॉर्मल मरीज को ये मेडिकेशंस लग जाए पैरालाइजिंग एजेंट्स, तो देयर इज नो वे कम बैक। FMEA है कि आपका कोई भी प्रोसेस है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। आपका कोई भी प्रोसेस है, आप खुद ही इसको डिस्कस करें कि व्हाट मे गो रॉन्ग, इसमें क्या गलत हो सकता है। आप खुद उसको डिस्कस करें। आपका कोई भी एक प्रोसेस अपनी फार्मेसी का पिक करें, डिस्पेंसिंग को पिक करें और ब्रेनस्टॉर्म करें उसके ऊपर कि यार इसमें क्या गलती हो सकती है, कि हमारा डिस्पेंसिंग का प्रोसेस है, इसमें कौन सा स्टेप ऐसा है कि जो अगर मिस हो जाए तो उससे गलत दवा जो है वो चली जाएगी। सो बहरहाल ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और इसके 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं। तो आप जब भी प्रिपेयर करें FMEA और RCA को, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जेनेट ब्राउन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, HQ सॉल्यूशंस में भी इसके बारे में बहुत अच्छी बात की हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पर साथ
Ma'am Sumaira, I Sure. will just interrupt you for a minute. Mhm. Please, we have time restriction, so we have to finish maximum by 10:30 p.m. So if you will just quickly like try to make it by 10:30 p.m. 10:30 से I'm पहले ही really मेरे नहीं मेरे अंदर okay. इतना स्टेमिना नहीं है, मैं I इसको really मेरे ख्याल से मैं इसको 10 बजे तक क्लोज वो कर दूंगी, 10:30 तक आई डोंट थिंक सो आई कैन स्ट्रेच। okay, तो sure. हम इसको करते हैं 6 एरियाज ऑफ पेशेंट सेफ्टी के अंदर हम बात करें तो ये वही चीजें हैं। स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी में देखें, फार्मेसी को देखें तो वहाँ लाइट की बहुत वैल्यू है। अगर फार्मेसी में इल्यूमिनेशन अच्छी नहीं होगी तो आपके एरर्स हो सकते हैं। नॉइस को AHRQ ने अपने जो सर्वेज है उसमें डिक्लेयर किया है कि नॉइस रीजन है एरर का, क्योंकि नॉइस से डिस्ट्रैक्शन होती है। और जब भी आप कोई अपना काम कर रहे हो सेफ्टी का, तो उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। सेफ इक्विपमेंट्स में बोलूँ कि इक्विपमेंट्स भी आप लेते हैं वो हमेशा वैलिडेटेड होने चाहिए। मैं जिस पुराने इंस्टीट्यूशन में काम करके आई हूँ वहाँ पे जो सिरिंज पंप थे उसकी उसकी वैलिडेशन नहीं हुई थी और उससे एक हाई अलर्ट मेडिकेशन बच्चे को लगी और बच्चे की डेथ हुई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इक्विपमेंट्स जो भी अस्पताल में यूज हो रहे हैं उनका भी सेफ होना बहुत जरूरी है। प्रोसेसेस की मैंने जैसे आपसे बात की है कि उनको रीडिजाइन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई हॉस्पिटल बना है और उस वक्त जो प्रोसेस डिजाइन हो गए हैं अब वो प्रोसेस चेंज नहीं हो सकते। आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लिटरेचर रिव्यू करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेसेस को चेंज करना होगा। नेक्स्ट प्लीज साथ। इफेक्ट ऑफ पीपल, स्टाफ की स्टाफिंग का फैक्टर, स्टाफिंग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको इन डिसीजंस में खासतौर पे फ्रंट लाइन स्टाफ को, अगर आपने कोई सेफ्टी के अंदर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस अचीव करना है वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते अगर आपने अपने फ्रंट लाइन स्टाफ का फीडबैक ना लिया हो और फ्रंट लाइन स्टाफ को उस डिसीजन में इन्वॉल्व ना किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लीडरशिप आपकी अगर नहीं आपके साथ है तो आप कभी भी पेशेंट सेफ्टी को अचीव अपने हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। साथ नेक्स्ट प्लीज। डोमेन्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी। रिस्क मैनेजमेंट पूरा का पूरा एक मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप है। पेशेंट सेफ्टी का एक बहुत जो आजकल की बात अगर आप करें पेशेंट सेफ्टी की, वो पूरी पेशेंट सेफ्टी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के अंदर बात होती है। अगर आपने एक लार्जर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है पेशेंट सेफ्टी का तो कोई डिपार्टमेंट अकेला अचीव नहीं कर सकता। हमेशा जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होगी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तभी का आप कहीं जाके अपना कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो हर हॉस्पिटल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है। मैं आपसे बोलूंगी कि आप अपने एरियाज में जाएं और आपके जो मैनेजर्स हैं आप उनसे पूछिए जाके कि हमारे हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर वो आपको मिनट्स दे सकें उसके मिनट्स पढ़िए कि हॉस्पिटल में किसी भी किस्म के रिस्क को रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। इवन सेंटिनल इवेंट और जो रूट कॉज एनालिसिस है या कोई फाइनेंशियल थेफ्ट है, किसी भी किस्म का सेफ्टी का कोई रिस्क है ये रिस्क मैनेजमेंट के अंडर किया जाता है। तो इसके अंदर आपको जेनेट ब्राउन में बहुत अच्छी से डिटेल्स मिल जाएंगी। टीम वर्क की मैं आपको बात कर चुकी हूँ कि इस नया दौर मल्टीडिसिप्लिनरी का है। आपके अगर रिसर्च पेपर में भी आप कोई चीज लिखते हैं, अगर आपने उसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ किया होता है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं उस पेपर के किसी अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होने के। सो ऑलवेज वर्क जो नया दौर है जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं कि आपने वॉल्स ब्रेक करनी है, साइलोज ब्रेक करने हैं और कलेक्टिव एफर्ट के साथ काम करना है। सेफ्टी क्लाइमेट मैंने आपको बताया कि जस्ट कल्चर होगा, लोग जब फियरलेस होंगे, एरर्स को रिपोर्ट करेंगे तो उस जगह पे खुद ब खुद सेफ्टी इनहेंस हो जाएगी। जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, ये नॉन प्यूनिटिव कल्चर होगा। जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा अपने वर्क से, अपने काम से, उतना ही पेशेंट सेफ्टी उस हॉस्पिटल के अंदर या उस हेल्थ केयर के अंदर आप इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज साथ। ये सब करेंगे कैसे? कैसे जानेगा कोई इंसान कि किसी हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी का लेवल क्या है? जो मैंने आपको बात बताई कि अब हर चीज एविडेंस बेस और साइंटिफिक नॉलेज के साथ डेवलप की जा चुकी है। तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप AHRQ के पेशेंट सेफ्टी सर्वेस को जाके पढ़े।
जितने भी जॉइंट कमीशन हॉस्पिटल्स हैं या और भी अच्छे इदारे हैं, वो पेशेंट सेफ्टी के कल्चर्स के सर्वे करवाते हैं, ताकि उनको पता लगे कि उनका हॉस्पिटल का बेसलाइन डेटा क्या है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका रिस्क कितना बड़ा है, तभी तो आप अपनी कोई पॉलिसीज बना सकते हैं, कोई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो AHRQ के सर्विस अवेलेबल है, फार्मेसी का भी सर्वे अवेलेबल है, ये हॉस्पिटल्स में किया जाता है, जिसके अंदर फ्रंट लाइन स्टाफ फियरलेस होकर, एनोनिमस होता है, वो बताता है कि उसके उसके डिपार्टमेंट में किस किस्म का सेफ्टी का एनवायरनमेंट है। आप उसको सर्वे को पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ के। ये वो टूल्स हैं जिससे हॉस्पिटल्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने इदारों के अंदर सेफ्टी को एनहांस कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द फीडबैक ऑफ देयर ओन एम्प्लॉइज। नेक्स्ट साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट सेफ्टी प्रोएक्टिव अप्रोच है, FMEA। ये कोई भी इंसिडेंट होने से पहले होगी। आपने कोई भी प्रोसेस होगा उसको करने के व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग, आप खुद अज्यूम करेंगे और आप उस पर बात करेंगे, और उसके ऊपर अगर आपका कोई कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये इस, अगर हमने जैसे पोटेशियम की मैं बात करूं कि आपने फिर कि आपकी फार्मेसी में कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम पड़ा हुआ है, और आप उसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया और हमने दे दिया तो कोई ना कोई सेंटिनल इवेंट हो जाएगा, जबकि आपके पास हॉस्पिटल में अभी सेंटिनल इवेंट हुआ नहीं है। तो दिस इज फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, कि आप पहले से उसके ऊपर बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और अगर आपका कंसेंसस डेवलप हो जाता है साथ, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा प्लीज। इसको कहते हैं RPN कैलकुलेशन, रिस्क प्रेफरेंस नंबर। अब ये RPN कैलकुलेशन का नंबर भी CPHQ के एग्जाम में जरूर आता है, आपको RPN कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल देती हूँ जी, पोटेशियम क्लोराइड है, सिवियरिटी का क्या नंबर है? मेरे नजदीक तो ये सिवियरिटी 10 है, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड अपने फ्लोर पे रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी हाई है, कि अगर नर्स एजुकेटेड नहीं होगी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड लगाएगी और मरीज की सडन डेथ हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन क्या है? वो भी बहुत हाई है, कि बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टाफ ही इसको कर सकता है, हर बंदा इसको नहीं हैंडल। तो मेरा RPN सबसे हाई है। ये मुझे हेल्प करेगा कि मुझे अगर फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 बनाया है, तो मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूं कि मुझे किस पे काम करना है। तो वो आपको RPN कैलकुलेट करना होगा, और फिर RPN कैलकुलेट करके आपको CQI की तरह एक क्वालिटी प्रोफेशनल का काम शुरू होता है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाता है, डिस्कशन करता है, और कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजी बनाता है। सो दिस इज द वे आप FMEA को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज साथ। अच्छा जी, RCA जैसे मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा, इंसिडेंट हैपन, डिस्पेंसिंग एरर हो गया, आपने रॉन्ग साइड सर्जरी कर दी, उससे पहले जितनी की चीजें थी FMEA आपने कभी नहीं किया अपने प्रोसेस के अंदर, कि अगर कोई मरीज आपके पास आएगा, आपने उससे टाइम आउट करना है, आपने उससे नाम वेरीफाई करना है, आप आया और आपने उसकी सर्जरी कर डाली। तो ये फिर अगर हो गया और बाद में पता लगा, तो ये RCA के थ्रू फिर इसको हम हल करते हैं। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं पेपर के अंदर, कि कौन सी प्रोएक्टिव अप्रोच है और कौन सी रिएक्टिव अप्रोच है। साथ नेक्स्ट प्लीज। फिर आपका रूट कॉज एनालिसिस एक लंबा, आपको 6 वीक्स कम से कम लगते हैं, या महीना भी लग सकता है। उसमें फिर प्रॉब्लम डिफाइन होता है, डेटा कलेक्ट होता है, फिर कॉजल फैक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, फिर रूट कॉज पे हम जाते हैं। हम कभी भी रूट RCA करते हैं तो हम कभी भी कंक्लूजन, बेशक हमारे माइंड में कंक्लूजन बनी हुई है, मगर हम कंक्लूजन शुरू में नहीं बनाते कि ये मसला इस वजह से हुआ होगा। और जो नया तरीका है पेशेंट सेफ्टी एनहांस करने का, वो डू नॉट गो आफ्टर द पीपल, गो आफ्टर द प्रोसेस। इस पूरे RC के अंदर लोगों से इंटरव्यूज तो किए जाएंगे कि हुआ क्या, मगर लोगों को प्यूनिटिव नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों से प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा कि प्रोसेस ऐसा क्यों है कि जिसकी वजह से रॉन्ग साइड सर्जरी हुई। सो ये RCA का तरीका होता है, और इस तरीके से RCA की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, और ये हम करते हैं। जो पेशेंट सेफ्टी की टिप AHRQ ने दी है, अगर आप एज एन क्वालिटी प्रोफेशनल देखें, जो रीसेंट लिटरेचर है कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सेंट्रल लाइन इन्फेक्शंस, डिस्चार्ज डिले हो रहे ER पे बॉटल नेक है, तो केयर डिस्टर्ब हो रही है, और कोई भी सेंट्रल इवेंट या कुछ हो सकता है। मरीजों को थ्रोम्बो
प्रोफिलेक्सिस नहीं दिया जाता। सिग्निफिकेंट लिटरेचर अवेलेबल है कि हॉस्पिटल से मरीज डिस्चार्ज होता है, 60 दिन बाद वो डीवीटी के साथ वापस आ जाता है। ब्लड थिनर्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती। तो ये 10 टिप्स हैं, ये प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, आप इसको स्टडी करें। ये रीसेंट पेन्स हैं जो सारी दुनिया इस वक्त पेशेंट सेफ्टी के ऊपर बात कर रही है। इसके अलावा नया कोई टॉपिक आपको मिलेगा नहीं एक केस के ऊपर बात हो रही है। नेक्स्ट प्लीज साद। जस्ट कल्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, सो हम आगे चलते हैं। Non-punitive, to the extent to which staff feel that their mistakes and events reports are not held against them and their mistakes are not kept in their personal files. ये उसकी सोल है जस्ट कल्चर की। सो आप फ्रीडम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्टाफ को ऑनेस्टली बोलती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, मैंने आपको अलाउ किया है, यू कैन स्टॉप मी कि मैडम राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग राइट जॉब, या आपने ये काम गलत किया। ये लिबर्टी मैंने अपने स्टाफ को दी हुई है। सो बिकॉज आई स्ट्रांगली एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्वालिटी प्रोफेशनल आई बिलीव इन जस्ट कल्चर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये साइट्स हैं जो मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एम कर रहे हैं, आप इनको आज से विजिट करना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें इसके बारे में। इसमें रिसेंट इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, AHRQ क्या कह रहा है, ECRI क्या, जॉइंट कमीशन क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट क्या कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी क्या कह रहा है, WHO क्या कह रहा है, पेशेंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। CPHQ इज अ पैशन, मैं कहूँगी। आप थ्योरी से नहीं कर सकते, आपका अपना इंटरेस्ट है। आप जितना इसको ड्रिल डाउन करेंगे उतना इंशाल्लाह आपके ब्राइट चांसेस है कि आप CPHQ का एग्जाम क्लियर कर सकें। नेक्स्ट प्लीज सर। बाकी जो सेफर हेल्थ केयर के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोसेसेस सेफर होने चाहिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो आ चुके हैं, पेपर फाइलें सब रिप्लेस हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाथों से लिखना, इसमें आपको टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। जो मैंने आपको कहा, हम सब कुछ मेमोरी पे नहीं रिलाई कर सकते, चेकलिस्ट बनी हुई होती हैं कि आप मरीज आया है तो आपने ये चीजें इनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड सबके पास अवेलेबल होती है। फार्मासिस्ट भी पढ़ सकता है, नर्स भी पढ़ सकती है, डॉक्टर भी पढ़ सकता है। कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री हो रही है, तो जितने भी मेडिकेशन एरर, प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हैं हमारे कम हो गए हैं उससे। कंप्यूटराइज डिसीजन सपोर्ट से ड्रग इन्फॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमें क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो एविडेंस बेस है, जैसे लेक्सिकॉम है या माइक्रोमेडिक्स है, इससे रिलेटेड है, तो हमें वहीं के वहीं आंसर्स मिल जाते हैं। बारकोड एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा ये हो गया है कि गलत दवाइयां एडमिनिस्टर होना बंद हो गई हैं। स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप से ये हो गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हायर रिस्क मेडिकेशन की दिली लगा देते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशंस ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दी हैं और पेशेंट सेफ्टी को एनहांस करने में बहुत बहुत हेल्प की है ग्लोबली। नेक्स्ट साथ। ये जो CPHQ का रोल है, ये एग्जाम में ये भी कॉन्सेप्ट आपको अंडर यूज, ओवर यूज, मिस यूज का बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में जो मैंने 2007 में दिया, 17 में दिया था, 2-3 सवाल तो इसी बारे में आए थे। CPHQ का काम, जैसे मैंने कहा, क्वालिटी प्रोफेशनल का यही है कि वो एफिशिएंसी किसी सिस्टम में लेके आए। अंडर यूज की डेफिनेशन क्या है? इज व्हेन पेशेंट डू नॉट रिसीव बेनिफिशियल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि 50% ऑफ द हार्ट अटैक विक्टिम फेल्स टू रिसीव बीटा ब्लॉकर। दवा मौजूद है, मगर जब आपने दवा नहीं दी उसको और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ, तो वो अंडर यूज हुआ, रिसोर्स भी है वो इस्तेमाल नहीं हुई। ओवर यूज would be when patient undergo treatment or procedure from which they do not benefit। बिला वजह में एक्सरेज कराए जा रहे हैं, बिला वजह में लैब टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो वो ओवर यूज हो रहा है रिसोर्स का। उसका फाइनेंशियल बर्डन भी पेशेंट पे भी आ रहा है और हेल्थ केयर पे भी आ रहा है। मिस यूज, एंटीबायोटिक्स अच्छी कोई एग्जाम्पल नहीं है मिस यूज के लिए। व्हेन पेशेंट रिसीव एप्रोप्रिएट मेडिकल सर्विस, मगर मैं एंटीबायोटिक को बोलूंगी, जितना मिस यूज हमने कोरोना के अंदर देखा एजिथ्रोमाइसिन का, सो उसकी एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होती है कि मिस यूज किया गया है कि एक रिसोर्स का, उस दवा का जिसकी जरूरत नहीं थी, वो इतनी मैसिव लेवल पे लोगों को खिलाई गई है। साथ नेक्स्ट।
मैं आपको उसका रोल बता चुकी हूँ कि ये उसका रोल है, उसने रिव्यू करना है पॉलिसीज को, उसने क्वालिटी प्रोफेशनल्स ने केपीआईज बनाने, केपीआईज को मॉनिटर करना है, डेटा कलेक्ट करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, क्वालिटी डायरेक्टर्स को देनी है, सजेशन देनी है, आईटी के साथ बैठना है उसने, और सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट के काम करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट में ये प्रोफेशन बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है, बाकायदा कोई भी आरसी होता है, कोई चीज होती है, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर्स अब बाकायदा सेपरेट पोजीशंस है, मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर्स की पोजीशन सेपरेट पोजीशंस बजट हो गई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। उनका काम ही यही होता है कि वो सारे प्रोसेसेस को, डेटा को, कंप्लेंट्स को वो रिव्यू करते हैं और हॉस्पिटल की सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी को एनहांस करने में रोल प्ले करते हैं। आई थिंक दिस इज एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ चीज मिस की या मैं नहीं सही से एक्सप्लेन कर सकी ड्यू टू माय बैड हेल्थ टुडे। सो थैंक यू साद, एनी क्वेश्चन हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। Thank you, ma'am. Very wonderful and terrific presentation. Ma'am, I was thinking something. जो आपने बात CPHQ की, वो जहाँ तक मतलब मेरी समझ में आया या मैंने उसको गैदर किया, CPHQ is working at its best, या it excels at its best when there is a structured organization, या जहाँ पे आपके पास जो है बैकएंड पे सपोर्ट सिस्टम है, राइट? Yes, अगर हम yes. पाकिस्तान की उस पे बात करें, मतलब if we dissect the problem even further and we talk about the Pakistani situation where pharmacy systems, especially community pharmacy system, is still in its infancy, I would say. How would a CPHQ professional implement its knowledge and its experience on as a community pharmacist? मतलब community की betterment के लिए CPHQ pharmacist जो है वो community pharmacy के थ्रू जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? बिकॉज कम्युनिटी फार्मेसी हमारे पास जो है वो आपको पता ही है कि टोटली जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम पेशेंट प्रोफाइल एंड जो कंसल्टेंट बेस्ड जो आपके पास गाइडलाइंस होती हैं, तो टोटली वो डिफरेंट होता है, कमर्शियल बेसिस पे वो चल रहा होता है। देखो सर, पाकिस्तान के अंदर सीपीएचक्यू जो जहां से मैं देख रही हूँ कि जब से हेल्थ के कमीशंस बनने स्टार्ट हुए हैं, सो ये कॉन्सेप्ट अगले 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि इवॉल्व होगा और हर हॉस्पिटल के अंदर क्वालिटी डिपार्टमेंट बनेगा, क्योंकि ये हेल्थ कमीशंस बन रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, जैसे मैंने कहा, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी आएगी, तो इसमें हर हॉस्पिटल के अब से हेल्थ केयर कमीशन के अंडर तो सारे हॉस्पिटल्स आ गए, तो उसकी लैंग्वेज समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, सो अगर राइट दिस पॉइंट इन टाइम अगर नहीं है, मगर फ्यूचर इज ब्राइट। आपके हर हॉस्पिटल में क्वालिटी डिपार्टमेंट बनेगा और हर सेक्शन में आपको एक सीपीएच की प्रोफेशनल चाहिए होगा। अगर नहीं चाहिए होगा तो कोई ऐसा प्रोफेशनल जरूर चाहिए होगा जिसका डेटा ड्रिवन माइंड हो। अब अगर तुम कम्युनिटी की बात करते हो तो कम्युनिटी के अंदर तुम क्वालिटी प्रोफेशनल हो या मैं क्वालिटी प्रोफेशनल हूँ, मैं वहां पे देख रही हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है। क्वालिटी प्रोफेशनल का काम ये भी है कि कंप्लेंट्स किसी किस्म की आ रही हैं, डिस्पेंसिंग एरर की कंप्लेंट्स आ रही हैं, 3 दफा मैंने देखा एक मरीज को गलत दवा देगी। सो ये रूट कॉज मुझे उसी वक्त करना है कि भाई क्यों गलत दवा दी गई। सो फिर मैंने उसका पूरा आरसीए करना है और आरसीए करके भाई ये दवाइयां दोनों लुकल लाइक है, एक ही शेल्फ में रखी हैं, तो आज मैं उससे उठा के अलग करूंगा। ये तुम्हारा काम है, तुम वहां खड़े हुए हो। तुम्हारा कोई भी बिजनेस प्रोसेस है, तुम देख रहे हो टाइम की अगर मैं बात करूं, एक मरीज जब एक जगह पे आता है, एक विंडो से तो उसको 5 मिनट में दवा मिलती है, एक में उसको 20 मिनट में दवा मिलती है। तुम्हारा सबसे जो क्वालिटी प्रोफेशनल है ना, अगर उसकी लाइफ जो है ना, उसका लव डेटा है, सो डेटा कैप्चरिंग आज से स्टार्ट करो। देखो कि हो क्या रहा है, बेंचमार्क ढूंढो कि एक किसी भी सर्विस का बेंचमार्क क्या है, कि मेडिकेशन 5 मिनट के अंदर जानी चाहिए, 10 मिनट के अंदर जानी चाहिए, 5 लोग खड़े हुए, 5 लोग अलग अलग टाइम पे देते हैं, तुमने उनको स्टैंडर्डाइज करना है। फिर तुम अंदाजा कराओगे कि यार एक बंदा जो है ना वो मेरा बड़ा अच्छा काम करता है, एक बड़ा स्लो वर्कर है। अब स्लो वर्कर के ऊपर तुम पिक करो कि भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है, उसको उसकी टेक्निक का प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आती है, वेयर यू कैन हेल्प। नहीं तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे कि भाई जो पीक वर्किंग आवर्स होंगे उसमें इसको तुम फिलिंग पे लेके आओगे, और जो एफिशिएंट बंदा है, जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, तुम उसको वहां पे लगाओगे। सो इस किस्म की अप्रोच जो है वो आपको लेकर आनी होगी, ओनरशिप लेनी होगी चीजों की। ये नहीं सोचना होगा कि कोई आके बताएगा तो मैं कंप्लेंट को हल करूंगा। नो, यू शुड बी ओपन अप योर माइंड और देखो कि हो क्या रहा है, डेटास देखो, अपने अपने हॉस्पिटल्स में जाओ,
अपने हॉस्पिटल के मैनेजर से व्हाटएवर बोलो कि हमारे मेडिकेशन एरर का डाटा बताएं, हमारा कंप्लेंट्स का डाटा बताएं कि क्या हो रहा है भाई, कंप्लेंट्स किस किस्म की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, तो उसमें से तुम अपना क्वालिटी प्रोजेक्ट पिक करोगे। और एज अ CPHQ जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं कि तुम टीम बनाओगे, तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उसमें से स्ट्रेटजीज निकालोगे, स्ट्रेटजीज को बेस्ट प्रैक्टिस देखोगे बाहर क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपनी चीजें बनाओगे और फिर KPI के मॉनिटर करोगे उसको। सो दिस इज हाउ अ क्वालिटी प्रोफेशनल वर्क। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, क्वाइट क्लियर नाउ। एनी अदर क्वेश्चन? I guess मैम सेशन को क्लोज करते हैं. We are really honored to have you थैंक with यू, us today. It was थैंक a यू really सर, wonderful session, and we'll look forward to hear from you more in the future. So इंशाल्लाह। I'd like to thank all of the participants, and thank you for joining in. And जो क्वेश्चंस अभी भी करना चाहते हैं वो हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे देखिए दे कैन लीव द क्वेश्चंस एंड विल डायरेक्ट दोस क्वेश्चंस टू डॉक्टर सुमेरा. And until then, good night and Allah Hafiz. ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।